तो अगर हम लोगों को किसी ने गोली मारी तो अगर हम लोगों को किसी ने गोली मारी तो क्या होगा? भाई अच्छा तो नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। और कुछ इस तरह की पोजीशन भी हो सकती है, राइट? और अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, तब क्या होगा? तब आप कहोगे कि भाई अगर मैंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है तो चांसेस कुछ होने के काफ़ी कम हैं। और मैं कहूँगा बिल्कुल। बट अगर यही गोली काफ़ी पास से आपको लगा दी जाए या फिर यही बुलेट प्रूफ जैकेट काफ़ी पुरानी हो जाए और तब अगर आपको कोई गोली मारे तो क्या होगा? भाई गेम ओवर ही होने वाला है तब भी, क्योंकि भाई बुलेट प्रूफ जैकेट काफ़ी पुरानी हो गई थी, उसको हम लोगों ने मेंटेन नहीं किया था। ठीक इसी तरह का कुछ इंसिडेंट हुआ हमारे ऑडियस के साथ। ऑडियस जो कि एक म्यूजिक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, उसको 23 जुलाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैक कर लिया गया। और सबसे शॉकिंग बात इस हैक की क्या थी पता है? ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैक होती हैं, राइट? बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक्स होते हैं। बट जो सबसे बड़ी शॉकिंग बात थी इस हैक की वो ये थी कि ऑडियंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दो जानी मानी कंपनीज ने ऑडिट किया था। ऑडिट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ऑडिटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी कंपनी को देते हो और वो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करती हैं कि कहीं इसमें कोई बग्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इस तरह की सारी चीज़ें ये सारी कंपनीज करती हैं। और ओपन जिपलाइन उसमें से एक कंपनी है जिन्होंने ऑडियस का ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 2020 में ऑडिट किया था। कुडेल्स्की सिक्योरिटी ये भी एक कंपनी है, जानी मानी कंपनी है ऑडिटिंग के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के। और अक्टूबर 2021 में इन्होंने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऑडियंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट किया था। और उसके बाद भी इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतना बड़ा हैक हुआ, जहां पे इनके ऑडिटिंग के बावजूद हैकर ने अराउंड $6 मिलियन वर्थ ऑफ ऑडियो टोकन्स, टोटल 18 मिलियन ऑडियो टोकन्स और जिनकी कीमत थी $6 मिलियन, इतने वर्थ ऑफ टोकन्स को विड्रॉ कर लिया ऑडियस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। और साथ ही साथ सारे टोकन्स को जिनकी कॉस्ट थी $6 मिलियन, उसको बेच दिया मार्केट में $1 मिलियन पे ही। अब आप कहोगे क्या हैकर बेवकूफ़ था? हैकर बेवकूफ़ नहीं था। उसने सोचा कि भाई जल्दी जल्दी कर दो ये सारा काम ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर पाए। तो उसने $6 मिलियन के टोकन्स को $1 मिलियन में ही बेच दिया। अब ये हैकिंग में क्या हुआ था इसकी स्टोरी के बारे में तो हम लोग बात ही करेंगे कि भैया ये हैकिंग कैसे हुई, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो बग था, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही। बट जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग आगे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स बनोगे, ब्लॉकचेन डेवलपर्स बनोगे, खुद की अपनी कंपनी शुरू करोगे, स्टार्टअप शुरू करोगे, राइट? तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जब इस तरह का कोई भी इंसिडेंट किसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होता है, किसी भी डिसेंट्रलाइज कंपनी में होता है, मतलब जो कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन पे वर्क कर रही है, उसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जो हैक का अमाउंट होता है, अगर आप देखोगे $6 मिलियन ऑडियंस, अगर एक कंपनी की बात करूँ तो आई थिंक उनके पास तो $100 मिलियन की तो नेटवर्थ होगी ही, मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा नहीं मगर मुझे मालूम है कि अगर जिनके पास इतने अमाउंट में टोकन्स हैं उनकी नेट वैल्यू तो ज़्यादा होगी उस कंपनी की। तो उसके लिए $6 मिलियन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है इन्वेस्टर्स का आप पर से भरोसा उठ जाना। और इन्वेस्टर्स का अगर आप पे एक बार भरोसा उठ गया तो वो क्या करेंगे, आपके सारे टोकन को डंप कर देंगे। और अगर उन्होंने अपने सारे टोकन्स डंप किए और लोगों ने आपके टोकन्स को डंप करना शुरू किया तो आपकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जैसे ही डंपिंग का प्रोसेस होगा तो ज़्यादातर टोकन सप्लाई में आ जाएंगे, इतनी डिमांड होगी नहीं, तो आपकी टोकन की वैल्यू कम होने लगेगी और जिसकी वजह से आपकी कंपनी की भी नेट वैल्यू कम हो जाएगी और आपकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। बड़ोडियस के केस में क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, टोकन्स को बाय बैक कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, टोकन्स को बाय बैक कर लिया ताकि इतना बड़ा नुकसान ऑडियंस को ना झेलना पड़े, साथ ही साथ उनको भी इतना बड़ा नुकसान ना झेलना पड़े। क्योंकि अगर वो बाय बैक नहीं करते टोकन्स को तो क्या होता, सप्लाई, वैसे मैंने कहा ना, सप्लाई बढ़ी रहती टोकन्स की, तो सीधी सी बात है उसकी वैल्यू कम होने लगती और लोगों का भरोसा उठता तो कंपनी ही डूब जाती। तो ये एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, एज अ पर्सन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कल को अपनी कंपनी शुरू कर जाने हो तो इसमें कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है अगर कोई हैकिंग होती है। ठीक है, फिलहाल अच्छी बात ये थी कि ये हैकिंग को रोक दिया गया। रोक भी क्या दिया गया, मतलब कि जैसे ये हैकिंग हुई तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे आपके ऑडियंस के, वो थोड़े एक्टिव थे उस टाइम पे, क्योंकि ये डे टाइम में ये हैकिंग हुई है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपके जो लोग थे वो काफ़ी एक्टिव थे, और क्योंकि वो एक्टिव थे तो उन्होंने 25 मिनट्स की विदिन ही
उन्होंने ये उस प्रोसेस को स्टॉप करने की कोशिश की। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक वाइट हैकर है, इनका नाम है सैम सी जेड सुन, पता नहीं नाम अजीब सा है। ये एक एक्चुअली में एनोनिमस हैकर है, इनको कोई नहीं जानता, बस इनसे आपको बात करनी होती है और ये आपका काम कर देते हैं, इस तरह के हैकर हैं। तो इन्होंने फिर क्या किया, ऑडियंस टीम की हेल्प की ताकि इस तरह के बग को फिक्स किया जा सके, जिसकी वजह से इतना बड़ा इशू हुआ। ठीक है, तो फिलहाल बस तो गया ऑडियंस, और अच्छी बात है कि हमारे पास अच्छे वाइट हैकर्स भी हैं। अगर ब्लैक हैकर्स हैं तो हमारे पास वाइट हैकर्स भी हैं। बट अब आप इस हैकिंग स्टोरी को समझते हैं और इसमें से हम लोग कुछ लर्निंग्स एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर लेते हैं, ताकि कल को इस तरह की इंसिडेंट हमारे साथ ना हो, राइट। तो अगर आप किसी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात करो, तो किसी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में सारा काम वोटिंग पे होता है। वोटिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने को आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के पार्ट हैं, मतलब आपने कुछ टोकन्स लिए हैं, तो आपके पास अथॉरिटी होती है वोट करने की। तो एक तरह से कोई भी अगर डिसीजन होता है तो उसको प्रपोजल के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये चीज़ मैंने क्राउड फंडिंग वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बताई। अगर आपने वाला प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। तो आपको क्या करना होता है कि अपनी जो भी ऑडियंस है, ऑडियंस की ऑडियंस है, तो उनके सामने ये प्रपोजल को रखना होता है और फिर वोटिंग होती है कि भैया ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में काम होता है, सब कुछ डेमोक्रेसी बेसिस पे होता है। ऑडियंस के केस में क्या हुआ, जो हैकर था उसने क्या किया, उसने खुद का ही एक गवर्नेंस, नॉट गवर्नेंस एक्चुअली, खुद का ही एक प्रपोजल इशू किया और उसे खुद ही उस प्रपोजल को क्या किया, एक्सेप्ट भी कर लिया। और ऐसा वो कर क्यों पाया, क्योंकि ऑडियंस के इनिशियलाइजेशन कोड में एक मेजर इशू था। और वो इशू क्या था अभी मैं आपको बताता हूँ। बट उसी मेजर कोड, और बताऊँ, अगर जो इशू आपको बताऊंगा तो आप कहोगे बस एक लाइन का इशू था, और बिल्कुल एक लाइन का ही इशू था। और उस एक लाइन की वजह से हैकर ने पूरे के पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से $6 मिलियन टोकन्स को निकाल लिया। और इशू क्या था, था इस रिक्वायर्ड स्टेटमेंट में। अगर आप लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, अगर आप लोगों ने सॉलिडिटी पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो है, तो उसमें तो आपने पढ़ा होगा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। हुआ क्या, इस रिक्वायर्ड स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो कई एक फंक्शन है, दो वेरिएबल्स हैं, राइट। ये वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं। और इस रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को वर्क करने के लिए सीधी सी बात है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इस कंडीशन को, अभी क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है, राइट, तो इनमें से किसी एक कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा, चाहे तो ये ट्रू हो, या तो ये ट्रू हो, या तो ये ट्रू हो, राइट। अब हुआ क्या इस केस में, हमारे इस रिक्वायर्ड स्टेटमेंट के केस में हुआ ये कि ये दोनों वैल्यूज, जो आपकी इनिशियलाइजिंग है और जो आपकी इनिशियलाइज है, ये दोनों हमेशा ही ट्रू होके आ रही थी। मतलब आप कुछ भी कर लो, इनकी वैल्यूज हमेशा ही ट्रू रहती थी। ठीक है, अब क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा ही ट्रू रह रही थी, तो हैकर ने इसी चीज को एक्सप्लॉइट किया। उसने क्या किया, जिस जिस फंक्शन में ये रिक्वायर स्टेटमेंट यूज हो रहा था, क्योंकि इसमें वैल्यू हमेशा ही ट्रू थी, कभी ये फॉल्स हो ही नहीं रहा था, तो हैकर ने क्या किया, इस कंडीशन को किस तरह से, उसको एक तरह से इसी चीज को एक्सप्लॉइट किया। और जिस जिस भी फंक्शन में ये रिक्वायर स्टेटमेंट यूज हो रहा था, ये मॉडिफायर जिसमें ये रिक्वायर स्टेटमेंट था वो यूज हो रहा था, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैकर ने पूरी तरह से कंट्रोल किया और उस फंक्शन को कई बार कॉल कराया, जिसके थ्रू वो क्या कर पा रहा था, ये सारी चीजें कर पा रहा था। अपने मतलब अपना प्रपोजल रख पा रहा था, उसको एक्सेप्ट कर पा रहा था, ये सारी चीजें कर पा रहा था, साथ ही साथ वो विड्रॉ भी कर पाया टोकन्स को। उसने बेसिकली कंट्रोल किसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे किया था, उसने गवर्नेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे किया था, उसने कंट्रोल कर लिया था आपके ऑडियंस का जो एक मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर भी कर लिया था। स्टेकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था ऑडियंस का, उसको भी कंट्रोल में कर लिया था। सारी चीज़ें हैकर के पास थी और सिर्फ बग ये था कि यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा ट्रू थी। आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल चीज़, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इवन दो बार इसको ऑडिट किया गया, तब भी ये बग सामने नहीं आया। सोचने वाली बात है, राइट। तो मतलब आप एक चीज़ यहाँ समझ सकते हो कि ऑडिटिंग पे आप अपने भरोसे को सिर्फ नहीं छोड़ सकते। आपके पास अगर या तो आपको खुद एक अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर होना होगा, या तो आपकी कंपनी को यहाँ पे कहूँगा आपकी कंपनी में कोई अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर होना चाहिए, जो कि ऐसी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सके। क्योंकि ये जो बग था, ये 2 साल से मार्केट में था। 2020 से ये स्टार्ट हुआ, 2020 से 2022 तक, तब तक ये मार्केट में था। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, ना कि उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स ने ऑडियंस के, ना ही ओपनज़िप ने, ना किसी ने भी। और ये बग पूरे टाइम मार्केट में पब्लिकली विजिबल था, क्योंकि हम तो पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैंने बताया कि कौन कौन से मेजर इशू हुए, एक्चुअली में हुआ क्या था। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे बताऊंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा और मुझे मालूम है फिर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको इस तरह के टेक्निकल वीडियोस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें और भी टेक्निकल इस तरह की वीडियो पर टेक्निकलिटी जाऊँ और टेक्निकल बनाऊँ,
तो प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर अच्छे खासे कमेंट्स होंगे, अच्छे खासे अगर होंगे कि हाँ भाई 40 प्लस कमेंट्स होंगे कि हाँ हमें भी टेक्निकल एनालिसिस चाहिए इस तरह की हैक्स का, तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस ऑन देम ऑल्सो। बट इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ आई वॉन्ट टेक्निकल सपोर्ट ऑन दिस। डू नॉट लाइक द कमेंट्स, कमेंट इट, ओके, यू हैव टू कमेंट इट कि हाँ हमें चाहिए, then I will make, otherwise I will share the documentation। आप उस डॉक्यूमेंटेशन को वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो बेसिकली ये हुआ क्या कि काफ़ी तरह का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया था, क्योंकि कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ हो रहे थे। आप देख सकते हो ओपन जिपलिंग का प्रॉक्सी अपग्रेडली पैटर्न यूज़ हो रहा था। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जिन्होंने भी अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वीडियो नहीं दिखा है, आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ ना, तो उसको भी देख लेना। तो बेसिकली हुआ क्या कि इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट इन द सेंस मतलब कि कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्योंकि यूज़ हो रहे थे, तो इसीलिए इस बग को फाइंड कर पाना इतना आसान नहीं हुआ। और क्योंकि इसको इतना मतलब इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया था इसका कि इसको फाइंड भी नहीं किया जा सका, और इसी का हैकर ने पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। अब बात करते हैं कि ये सब तो ठीक है, हैकिंग होगी, मगर हम क्या इस चीज़ से लर्न कर सकते हैं एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर या फिर एज अ स्टार्टअप, जो कि हो सकता है आप शुरू करने जा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि हम लोग अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो इस चीज़ में, क्या आप ध्यान दे सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान देनी होगी कि आपका जो रिव्यू प्रोसेस है उसको आपको थोड़ा रेगुलर करना होगा। अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपको लगातार रिव्यू करना होगा। और इस केस में क्या हुआ, स्ट्रेट 2 ईयर्स, लाइक यहाँ मतलब स्ट्रेट 2 ईयर्स क्या मतलब कि जो पहला आपका ऑडिटिंग हुआ वो ओपन जिपलिन ने किया, फिर उसके बाद आपके केडल्स की सिक्योरिटी ने किया, फिर उसके बाद किसी ने रिव्यू नहीं किया। आई थिंक ये सारा प्रोसेस जो है ना ये थोड़ा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको थर्ड पार्टी पे आपको पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो थर्ड पार्टी पर और आपके पास ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स हैं जो बस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको दे रहे हैं, जिसमें वो सिक्योरिटीज़ का ध्यान नहीं रख रहे, जिसमें वो आपके बग्स का ध्यान नहीं रख रहे, तो ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स आपके लिए दिक्कत ही बन सकते हैं। और आप अगर ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर बनोगे तो आप अपनी कंपनी के लिए दिक्कत बन जाओगे। तो इस तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर नहीं बनना है, आपको काफ़ी एक्टिव रहना होगा एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर। इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स को इतनी ज़्यादा पेमेंट दी जाती है, बिकॉज उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप समझ सकते हो इस हैकिंग में क्या हुआ, राइट। तो रिव्यू प्रोसेस अपना स्ट्रांग रखना है। सेकेंड चीज़, भाई मैंने बोल ही दिया, वैसे ऑडिटिंग पे आपको पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है। आपको थोड़ा मतलब कि एक अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, आपको टेस्ट करना है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टों की, किस तरह से टेस्टिंग होती है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, इसके ऊपर भी ध्यान देना। मैंने इस पर भी कोर्स बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना कि भाई टेस्टिंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी नेसेसरी। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करने वाला है अगर हमने इसको डिप्लॉय किया फाइनली अपनी ब्लॉकचेन पे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ अगर आप ऑडियंस की टीम से सीख सकते हो तो ये टाइम, इनका जो रिस्पॉन्स टाइम था 25 मिनट्स में ही इन्होंने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। बट ठीक है, फॉर्चुनेटली ये अच्छी चीज़ है, और इससे आपको भी सीखना चाहिए कि यार यू टीम नीड टू बी एक्टिव। अगर आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि पूरे टाइम एक ना एक बंदा तो एक्टिव होना ही चाहिए। अदरवाइज अगर यही इस तरह के इवेंट्स रात में हो गए, लेट्स से आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है, आप मज़े से सो रहे हो, रात में ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। तो इस चीज़ का भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। एंड फोर्थ, कि एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर आपका काम ये नहीं है कि आपको बहुत सारे का कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जहाँ पे आपने कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से लिंक कर दिए हैं। अब भैया मतलब कि इस तरह की लिंकेज हो गई है कि अब कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब इतना उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में डिपेंडेंट है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंडेंट है। सो इट्स अ वेरी टेक्निकल सिचुएशन। तो आप इस तरह की सिचुएशन में नहीं आना चाहोगे और इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करो। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करके मुझे बताना, तो मैं डेफिनेटली इस तरह की वीडियोस ही बनाता रहूँगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो आप, साथ ही साथ हमारी ब्लॉकचेन डेवलपर की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, हाईली लाइक एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी है। अगर आप लोग ब्लॉकचेन डेवलपर हो या बनना चाह रहे हो तो प्लीज़ उस कम्युनिटी को ज्वाइन करो, जाके वहाँ पे अपने डाउट्स पूछो, जो चाहे वो करो, अपने अच्छे सेशंस बनाओ, जो करना है वो करो, बट बी अ गुड ब्लॉकचेन डेवलपर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।